यार एसी रिपेयर करवाना है, अर्बन कंपनी पे बुक कर लो। घर की डीप क्लीनिंग करवानी है, अर्बन कंपनी पे बुक कर लो। ब्यूटिशियन चाहिए, अर्बन कंपनी। प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, कारपेंट्री, पेंटिंग, पेस्ट कंट्रोल, सब अर्बन कंपनी। भाई आप सब ने कभी ना कभी अर्बन कंपनी से कुछ ना कुछ सर्विसेज तो ली है, आप अकेले नहीं हैं। हर साल लगभग 6.8 मिलियन यूजर्स अर्बन कंपनी की सर्विसेज लेते हैं और अब यही कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रहा है। एक कंपनी जो शुरू हुई थी घर पे ब्यूटिशियन बुलाने के आइडिया से, आज पब्लिक मार्केट से 1900 करोड़ रुपए रेस करने आ रही है। कंटिन्यूसली लॉस करने के बाद कंपनी ने FY25 में फर्स्ट टाइम प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लेयर की है। पर सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ है इस कंपनी के बारे में जानने के लिए जो एज एन इन्वेस्टर हम सबको पता होना चाहिए। इसीलिए हम ये वीडियो लाए हैं जिसमें हम बिजनेस के बारे में, उसके एड्रेसेबल मार्केट के बारे में, उसके फाइनेंशियल्स, इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ, रिस्क और चैलेंजेस जानेंगे और एंड में आईपीओ की सारी डिटेल्स विद हमारे क्लोजिंग रिमार्क्स। मतलब एक ऐसा वीडियो जो आपको हर वो जानकारी देगा जो आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के डिसीजन लेने से पहले जाननी चाहिए। तो मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। 2014 में एस्टैब्लिश हुई ये कंपनी एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन फुल स्टैक सर्विसेज मार्केटप्लेस है। जून 2025 तक देखें तो कंपनी की 51 सिटीज में प्रेजेंस है, जिसमें से 47 तो इंडिया में है, बाकी यूएई और सिंगापुर में भी है। मोरओवर कंपनी सऊदी अरेबिया में भी जॉइंट वेंचर के थ्रू ऑपरेट करती है। अर्बन कंपनी का ये प्लेटफॉर्म सिंपल कंसेप्ट पे चलता है। कस्टमर ऐप पे सर्विस बुक करता है और ट्रेन प्रोफेशनल्स आके सर्विस डिलीवर करते हैं। आपको क्लीनिंग चाहिए, पेंटिंग या फिर स्किन केयर एंड मसाज थेरेपी, सब कुछ ऑन डिमांड। सिर्फ सर्विसेज ही नहीं, कंपनी ने अपना नेटिव ब्रांड भी लॉन्च किया है जिसके थ्रू उन्होंने वाटर प्यूरिफायर्स और इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स जैसे होम सॉल्यूशंस में भी एक्सपैंड किया है। और अभी रिसेंटली उन्होंने इंस्टा हेल्प शुरू किया है, एक तरह का ऑन डिमांड हाउस हेल्प असिस्टेंस जो अभी कुछ सिलेक्ट माइक्रो मार्केट्स में स्केल अप हो रहा है। और एक बात, आज इंडिया का होम सर्विसेज मार्केट लगभग $60 बिलियन यानी कि 5 लाख करोड़ का है और अगले 5 साल में ये $100 बिलियन तक पहुंचने वाला है, ऑलमोस्ट 10 से 11% CAGR की ग्रोथ रेट में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम भी है, इतना बड़ा मार्केट होने के बाद भी सिर्फ 1% से कम ही ऑनलाइन मार्केट है। मतलब 99% अभी भी ऑफलाइन, छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स, मोहल्ले के प्लम्बर, नेबर के रेफरेंस से या पार्लर वाली आंटी के थ्रू ही होता है। ऑफलाइन मार्केट्स तो हैं, पर इसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। कस्टमर्स को कभी क्वालिटी सर्विस नहीं मिल पाती, कभी बुलाने पर कोई आता ही नहीं है, तो कभी काम अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। और सिर्फ कस्टमर्स के लिए ही नहीं, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी प्रॉब्लम कई सारी हैं। जैसे डिमांड प्रेडिक्टेबल नहीं होती, कभी ज्यादा तो कभी कम। फिर अपने रोजगार के लिए बीच वाले एजेंट्स या इंटरमीडिएरीज पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है और इसी वजह से उनकी अर्निंग्स इतनी ग्रो नहीं हो पाती। यानी एक तरफ कस्टमर फ्रस्ट्रेटेड, दूसरी तरफ वर्कर इनसिक्योर। और इसी गैप को फिल करने आई अर्बन कंपनी, एक ऑर्गेनाइज्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन जो दोनों तरफ के पेन पॉइंट्स एड्रेस करता है। तो आज जो ये प्रॉब्लम है फ्रैगमेंटेड और अनऑर्गेनाइज्ड होम सर्विसेज, उसको अगर कोई ऑनलाइन फुल स्टैक प्लेटफॉर्म प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाए तो इसका मार्केट FY30 तक 105 से 110 बिलियन रुपीस तक पहुंच सकता है। मतलब 5 साल में ये सेक्टर ग्रो कर सकता है एक धमाकेदार पेस पे, मतलब 18 से 22% CAGR, विच मीन्स अर्बन कंपनी के सामने एक ह्यूज एड्रेसेबल मार्केट अपॉर्चुनिटी तो है। वैसे तो इंडिया का टोटल एड्रेसेबल मार्केट मतलब TAM अप्रॉक्स ₹5.1 लाख करोड़ का है, लेकिन सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट यानी कि SAM की बात करें तो अर्बन कंपनी के लिए ये सिर्फ टॉप 200 सिटीज तक लिमिटेड है और उसमें भी मिडिल और हाई इनकम हाउस होल्ड्स जिनकी एनुअल इनकम ₹5 लाख प्लस की है। FY25 में इनके सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट का साइज कुछ अप्रॉक्स ₹1.77 टू ₹1.85 लाख करोड़ का है, कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 5.3 करोड़ हाउस होल्ड्स। इस SAM के अंदर क्लीनिंग एंड पेस्ट कंट्रोल सबसे बड़ा चंक है, अप्रॉक्स 42%। बाकी में पेंटिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस और हैंडीमैन सर्विसेज आती हैं। सिर्फ पेंटिंग एंड होम डेकोर का SAM ही अप्रॉक्स ₹47,000 टू 49,000 करोड़ है, जिसका ग्रोथ फोरकास्ट है 13% CAGR FY25 से FY30 तक। मतलब अर्बन कंपनी का रियल प्लेग्राउंड पूरे 5 लाख करोड़ TAM नहीं, बल्कि ये 1.8 लाख करोड़ SAM है, जहां ऑर्गेनाइज्ड कंपटीशन अभी भी लिमिटेड है। और इसीलिए उन्होंने किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में भी जॉइंट
वेंचर के थ्रू अपनी सर्विस शुरू की है ताकि उन्हें नया मार्केट भी मिल सके। लेकिन इनका बिजनेस मॉडल सिर्फ इंडिया और मिडिल ईस्ट में ऐप बेस्ड होम सर्विस प्रोवाइड करना या खुद की ब्रांड्स के अराउंड ही रिवॉल्व नहीं करता, बल्कि अर्बन कंपनी अपने प्रोफेशनल्स को टूल्स और कंज्यूमेबल्स भी बेचती है। जैसे अगर कोई ब्यूटिशियन या प्लम्बर सर्विस डिलीवर करने जा रहा है तो अर्बन कंपनी दूसरे ब्रांड से सोर्स करती है और उन्हें प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स तो एक्सक्लूसिवली अर्बन कंपनी के लिए ही बनाए जाते हैं। मतलब एक तरफ सर्विस का रेवेन्यू, दूसरी तरफ उस सर्विस के लिए यूज होने वाले टूल्स और इक्विपमेंट का रेवेन्यू, दोनों तरफ से पैसा बन रहा है। अब इसके इंपॉर्टेंस थोड़े नंबर्स के थ्रू समझते हैं। फाइनेंशियल समझने के लिए कुछ टर्म समझने होंगे, जैसे नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू या एनटीवी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कंट्रीब्यूशन मार्जिन। एनटीवी मतलब होता है टोटल पैसा जो कस्टमर्स ने प्लेटफॉर्म पे खर्च किया। एग्जाम्पल, मैंने 500 का एसी रिपेयर करवाया और 2000 की ग्रूमिंग सर्विस, तो 2500 का एनटीवी बना। अब इस एनटीवी का एक हिस्सा कंपनी रखती है, बाकी प्रोफेशनल को मिलता है। वो हिस्सा जो कंपनी अपने पास रखती है उसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं। तो फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या हुआ? इस कंपनी के हिस्से से, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से अगर हम डायरेक्ट कॉस्ट हटा ले, जैसे प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस, पेमेंट गेटवे चार्जेस, लॉजिस्टिक्स एंड क्लाउड होस्टिंग चार्जेस, उससे हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, मतलब 2500 एनटीवी हुआ। अब एनटीवी में से मान लो 500 कंपनी को मिले, मतलब ये 500 हुआ उनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और इसमें से 200 डायरेक्ट कॉस्ट में अगर कटा तो 300 बचेंगे कंपनी को अपना बिजनेस चलाने में, विच इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब नंबर्स देखें तो FY23 में अर्बन कंपनी का एनटीवी ₹2078 करोड़ था। FY24 में बढ़कर ये लगभग 2564 करोड़ हो गया और FY25 में ये ऑलमोस्ट जंप करके 3271 करोड़ को टच कर गया। मतलब 3 सालों में एनटीवी में 16% CAGR ग्रोथ देखने को मिला है। यानी कंपनी की सर्विसेज को लोग हर साल इंक्रीजिंगली यूज कर रहे हैं और ज्यादा खर्च भी कर रहे हैं। अब इसमें से भी कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना रहा? FY23 में ये था 637 करोड़, FY24 में 828 करोड़ और FY25 में 1144 करोड़। मतलब 3 सालों में 21.55% CAGR की ग्रोथ। मतलब कंपनी अपने प्लेटफॉर्म से ज्यादा पैसा कमा भी रही है। अब जानते हैं कंपनी कितना मोनेटाइज कर पा रही है। मोनेटाइजेशन यानी प्लेटफॉर्म पर अगर 100 खर्च हुआ है, उसमें से कंपनी के पास कितना बचा। तो बिटवीन FY23 एंड FY25 अर्बन कंपनी का मोनेटाइजेशन 30% से बढ़कर 35% तक पहुंच गया। FY23 में कंट्रीब्यूशन मार्जिन 16.5%, FY24 में 18.8% और FY25 में इंप्रूव होकर 19.5% हो गया। मतलब आज हर 100 रुपए के खर्च पर कंपनी के पास लगभग 20 रुपए बचा रहता है अपने खर्च निकालने के लिए। इसी वजह से एबिटा यानी कि कंपनी का प्रॉफिट, जो दिखाता है कि उसका कोर बिजनेस कितना पैसा कमा रहा है, उसमें भी इंप्रूवमेंट दिख रहा है। FY23 और FY24 के हेवी लॉसेस के बाद FY25 में फाइनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव हुआ, लेकिन सिर्फ 1.1% मार्जिन के साथ, जो अभी भी काफी थिन है। इवन दो कंपनी ऑपरेटिंग लेवल पर जस्ट प्रॉफिटेबल हुई है, इन्वेस्टर्स को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि बॉटम लाइन सिग्निफिकेंटली ब्लोटेड है बिकॉज ऑफ वन टाइम डिफर्ड टैक्स क्रेडिट। मतलब इसमें एक बार का मिला हुआ टैक्स बेनिफिट ऐड हो गया है जो हर साल नहीं मिलेगा। तो असल में बिजनेस का प्रॉफिट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना नंबर्स में लग रहा है, लेकिन यहाँ स्केल मैट्रिक्स भी स्ट्रॉन्ग है। एनुअल ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स FY23 में थे 0.49 करोड़, FY24 में बढ़कर 0.58 करोड़ हुए और FY25 में जंप कर 0.68 करोड़। मतलब 3 साल में कस्टमर्स 37% ग्रो हुए। और सिमिलरली सप्लाई साइड पर एक्टिव सर्विस प्रोफेशनल्स भी उसी ट्रेंड में इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों तरफ हेल्दी ग्रोथ हो रही है। और अब मुद्दे की बात करते हैं, लेटेस्ट क्वार्टर्स के नंबर। अप्रैल टू जून 2025 में क्या हाल था? इस पीरियड में कस्टमर्स ने प्लेटफॉर्म पर टोटल 1031 करोड़ खर्च किया, मतलब ये एनटीवी हुआ, जिसमें से कंपनी को 367 करोड़ का रेवेन्यू मिला। मोनेटाइजेशन 35.6% रहा, मतलब FY25 में जो ट्रेंड था कंपनी उसे कंटिन्यू रख पाई। कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखें तो 19.7% था, पिछले साल के सेम क्वार्टर में 19.2% था। थोड़ा बेटर है, मतलब कंपनी अपने खर्चे का अच्छा कंट्रोल कर रही है। अब सबसे एक्साइटिंग बात, एडजस्टेड एबिटा जंप करके 21 करोड़ हो गया विथ 5.7% मार्जिन। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये सिर्फ 1.7% था। यानी कंपनी एक साल में ज्यादा एफिशिएंट हो गई है और अपने बिजनेस से बेटर प्रॉफिट कमा रही है। कस्टमर्स भी अप्रॉक्स 7 मिलियन तक बढ़ गए और सर्विस देने वाले प्रोफेशनल्स 54,000 तक। दोनों तरफ ग्रोथ हो रहा है।
लेकिन ये भी बात ध्यान रखिए कि अप्रैल टू जून क्वार्टर हमेशा अर्बन कंपनी के लिए एक हाई डिमांड सीजन होता है। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पे आता है उनका समर सर्विस कैटेगरीज बूस्ट, जैसे एयर कंडीशनर क्लीनिंग और रेफ्रिजरेटर रिपेयर। टिपिकली ये सर्विसेज प्लेटफॉर्म का एनटीवी और रेवेन्यू दोनों को ऊपर खींचता है और साथ ही यूजर एंगेजमेंट भी बढ़ जाता है। हालांकि अर्ली मॉनसून की वजह से इस बार इन सर्विसेज की डिमांड थोड़ी सॉफ्ट रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, समर सर्विसेज कैटेगरी का कंज्यूमर सर्विसेज रेवेन्यू में 23.6% कंट्रीब्यूशन रहा एज कंपेयर टू 28.2% इन Q1 FY25। अर्बन कंपनी के Q1 FY26 रिजल्ट्स दिखाते हैं कि समर सर्विसेज में आई वीकनेस के बावजूद उन्होंने अपना एनटीवी और रेवेन्यू ग्रो किया और मार्जिन्स को इंप्रूव किया, यानी ग्रोथ अब सिर्फ एक कैटेगरी पे डिपेंडेंट नहीं है। ऑल्सो कंपनी का होम सोल्यूशन ब्रांड नेटिव, जिसके अंडर वो वाटर प्यूरिफायर्स और इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स सेल करती है, ऑलरेडी FY25 में 116 करोड़ का रेवेन्यू दे रहा है, जो टोटल रेवेन्यू का लगभग 10.1% बनता है। अब स्ट्रेंथ, रिस्क एंड चैलेंजेस की बात करते हैं। तो अर्बन कंपनी की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी एक्सट्रीमली इंप्रेसिव रही है। प्लस नेटिव के साथ साथ कंपनी जो बाकी के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी बनाती है, जैसे कि को-पायलट जो एक डायग्नोस्टिक टूल है जिससे एसी या बाकी दूसरे अप्लायंसेस में इश्यूज को डायग्नोस किया जाता है, और ये प्रोडक्ट कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक्टिव सर्विस प्रोफेशनल्स को भी क्रॉस सेल करती है। इवन दो ये नेटिव सेगमेंट इस वक्त छोटा लग सकता है, पर इसका सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है, सिंस इस सेगमेंट के जरिए कंपनी खुद के वाटर प्यूरिफायर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स सेल करती है। प्रोडक्ट सेल्स का ग्रॉस मार्जिन यूजुअली सर्विस फीस से ज्यादा होता है, और एक बार प्रोडक्ट बेच दिया, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ना नेचुरल है। रिपीट परचेजेस, कंज्यूमेबल्स, रिप्लेसमेंट पार्ट्स, सब्सक्रिप्शंस, बाकी सब। तो जैसे जैसे नेटिव ब्रांड का कंट्रीब्यूशन कंपनी के ओवरऑल टॉप लाइन में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ओवरऑल मोनेटाइजेशन और ग्रॉस मार्जिन दोनों पे इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। हालांकि इसमें एक रिस्क भी है। प्रोडक्ट सेल करने का मतलब इन्वेंट्री, प्रोक्योरमेंट अग्रीमेंट्स, वारंटी रिटर्न्स, लॉजिस्टिक्स। अगर प्रोडक्ट मार्जिन्स अच्छे ना हुए या इन्वेंट्री डेज हाई हुए तो वर्किंग कैपिटल बाइट करेगा। एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग गिव्स कंट्रोल, लेकिन स्केल नहीं मिला तो फिक्स्ड कॉस्ट और ऑब्सोलिसेंस का रिस्क भी बढ़ता है। कंपनी की कोर स्ट्रेंथ ये है कि उनका पूरा गेम नेटवर्क इफेक्ट्स पे चल रहा है। मतलब जितने ज्यादा यूजर्स और प्रोफेशनल्स प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं, उतना ही प्लेटफॉर्म पावरफुल होता चला जाता है। साइकिल कुछ ऐसे चलता है, जब एक कस्टमर प्लेटफॉर्म यूज करता है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, तो वो वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड होता है, प्लस फिर आगे वो नए कैटेगरीज भी ट्राई कर सकता है। इसे एक तरफ रिटेन कस्टमर्स के रूप में लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ता है, दूसरी तरफ नए कस्टमर्स भी अट्रैक्ट होते हैं एंड दस एनटीवी भी इंक्रीज होता है। जैसे जैसे ज्यादा कस्टमर्स जुड़ते हैं, एक माइक्रो मार्केट के अंदर डिमांड डेंसिटी बढ़ जाती है। मतलब एक ही एरिया में ज्यादा सर्विसेज डिमांड हो रही हैं, फिर सर्विस प्रोफेशनल्स को काम मिलता है और रेगुलर यूटिलाइजेशन इंप्रूव होता है। मतलब उन्हें आइडल बैठना नहीं पड़ता, कम डिस्टेंस में ज्यादा बुकिंग्स मिलती हैं, और जब प्रोफेशनल्स का यूटिलाइजेशन हाई होता है तब वो ज्यादा कमाते हैं। इससे कंपनी प्राइसेस थोड़ा लो रख सकती है और फिर भी प्रोफेशनल की अर्निंग स्ट्रॉन्ग रहती है। रिजल्ट, बेटर प्राइसेस, बेटर अर्निंग्स, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। और जब कस्टमर खुश होता है तो फिर से साइकिल रिपीट होती है, नए कैटेगरीज, वर्ड ऑफ माउथ और इंक्रीज डिमांड डेंसिटी। नाउ इफ इट क्लिक्स, अगेन इफ इट क्लिक्स, ये एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल बन जाती है। ये स्केल देख लो, पूरे प्लेटफॉर्म पे अर्बन कंपनी के पास जून 2025 तक 12,000 प्लस माइक्रो मार्केट्स एक्टिव थे। यही इस मॉडल का असली एडवांटेज है। जितना छोटा और टाइट माइक्रो मार्केट होगा, उतना ज्यादा एफिशिएंट और स्टिकी बिजनेस बनेगा। लेकिन अर्बन कंपनी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कंपटीशन, वो भी दोनों तरफ से। एक तरफ ऑर्गेनाइज्ड राइवल्स और बड़े एग्रीगेटर्स खड़े हो सकते हैं, दूसरी तरफ हर मोहल्ले का लोकल प्लम्बर या पार्लर वाली आंटी अभी भी चीप और फेमिलियर ऑप्शन है। इस प्रेशर के बीच में कॉस्ट भी बढ़ सकता है और रेवेन्यू ग्रोथ का रिस्क भी है। साथ ही रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी एक और हेडेक है। अगर कल को गिग वर्कर्स को एम्प्लॉयज क्लासिफाई कर दिया गया तो कंपनी को पीएफ, ग्रेच्युटी और बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, जो डायरेक्ट मार्जिन्स पे हिट करेगा। ऊपर से कैश फ्लो ऑलरेडी टाइट है, इंक्रीजिंग बैड डेट, डिलेड कलेक्शंस, इंक्रीजिंग सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, सर्विस प्रोफेशनल्स को राइजिंग पे आउट्स इन टर्म ऑफ इंसेंटिव्स और एडवर्टाइजमेंट स्पेंड्स लिक्विडिटी को स्क्वीज कर रहे हैं। अब लास्ट में देखते हैं आईपीओ डिटेल्स और हमारे क्लोजिंग रिमार्क्स। अब जब आईपीओ वैल्यूएशन 12 टाइम्स प्राइस टू सेल्स पे आ रहा है एक लॉस मेकिंग हिस्ट्री के साथ, तो ओवर वैल्यूएशन और लिस्टिंग के बाद वॉलेटिलिटी का रिस्क और भी बड़ा हो जाता है। हाँ,
FY25 में ये प्रॉफिटेबल तो हुई है, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? वेल, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन चलिए लास्ट में मैं आपको कुछ IPO डिटेल्स के बारे में बताती हूँ। IPO का स्ट्रक्चर सिंपल है। इसका टोटल साइज 1900 करोड़ है, जिसमें से सिर्फ ₹429 to 472 करोड़ फ्रेश इशू है। बाकी का मेजॉरिटी हिस्सा मतलब 1428 से लेकर 1471 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। मतलब ये IPO लार्जली लिक्विडिटी इवेंट है, जहां एक्सेल, एलिवेशन, टाइगर ग्लोबल, VY कैपिटल और बेसिमर जैसे अर्ली बैकर्स अपने स्टेक मोनेटाइज कर रहे हैं। यही स्टार्टअप टेक इन्वेस्टिंग का पैटर्न है। अर्ली हाई रिस्क कैपिटल बढ़िया मल्टीपल लेता है और लेट स्टेज फंड्स जैसे कि टाइगर और VY कैपिटल रिलेटिवली मॉडेस्ट एग्जिट्स पे सेटल होते हैं। देखा जाए तो अर्बन कंपनी के प्रमोटर्स इस OFS में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने IPO के कुछ महीनों पहले 1395 करोड़ के सेकेंडरी ट्रांजैक्शंस किए थे, जिसमें फाउंडर्स अभिराज सिंह भाल, वरुण खैतान और राघव चंद्रा ने मिलकर ₹780 करोड़ के शेयर्स बेचे थे, ताकि 2019 के पार्टली पेड राइट्स इशू का पुराना सेटलमेंट क्लियर हो सके। पोस्ट दिस ट्रांजैक्शन तीनों प्रमोटर्स के पास कंपनी का 6.65% स्टेक ईच है। कंपनी अपने फ्रेश इशू से रेज किए लगभग 470 करोड़ को टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगी और बाकी के पैसे लीज लायबिलिटीज और मार्केटिंग स्पेंड्स की ओर डाइवर्ट करेगी। अब डेट्स और प्राइसिंग क्लियर कर लेते हैं। IPO का प्राइस बैंड ₹98 to 103 पर शेयर सेट हुआ है। इशू ओपन होगा 10 सितंबर को, क्लोज होगा 12 सितंबर को और लिस्टिंग टारगेट है 17 सितंबर को। बॉटम लाइन ये है, अर्बन कंपनी का IPO एक ग्रोथ और स्केल की कहानी है, लेकिन साथ ही एक एग्जिट विंडो फॉर इन्वेस्टर्स भी। अब आपके लिए सवाल ये है कि क्या ये 15,000 करोड़ के वैल्यूएशन पर आपको ये प्लेटफॉर्म अगले 5 से 7 साल के लिए कंपाउंडिंग का मौका देगा, या फिर ये IPO एक लिक्विडिटी इवेंट है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या आप अप्लाई करेंगे या साइडलाइंस पे रहेंगे। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो लाइक एंड शेयर, और अगर ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस और चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.